इलेक्शन में वक्त हो गया है अब कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करने का। और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की कंपनी है जो आज फोकस में रहेगी हमारे साथ। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी ग्राहकों को फाइनेंशियल सर्विसेज की बड़ी रेंज यहाँ पर मुहैया कराती है। इसमें व्हीकल लोन, होम लोन, एसएमई लोन और सिक्योर बिजनेस पर्सनल लोन समेत प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन जैसी कुछ सर्विसेज हैं जो शुमार है इनकी लिस्ट में। लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई के कदमों का आखिर कितना फायदा हुआ है, एनबीएफसी के वेटेज में जो बदलाव किया गया है रिस्क वेटेज में, उसका आखिर कितना बड़ा बूस्टर डोज, ग्रोथ आउटलुक क्या रहेगा, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के एमडी सीईओ रविंद्र कुमार कुंडू मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया हमारी इस बेहद खास चर्चा के लिए। तो सबसे पहले तो आरबीआई का जो ओवरऑल लिक्विडिटी को सुधारने को लेके बहुत बड़ा कदम है जो काफ़ी सराहनीय भी है। सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और अगर मैं इसका एक मेजर्ड इम्पैक्ट समझना चाहूँ आपके जैसे कंपनियों पर या आप पर, कितना पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून कविता जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लिक्विडिटी के पीछे आप देखेंगे आरबीआई गवर्नर लगातार बात कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं और लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है। इसके सिवाय रिस्क वेटेज को भी उन्होंने कम किया है एनबीएफसी का, जो बैंक फंड करती थी, जिससे लिक्विडिटी और ज्यादा उपलब्ध है। जहां तक बात होती है, चोलामंडलम के लिए लिक्विडिटी कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा है। इवन जब रिस्क वेटेज बढ़ गया था तब भी हमारे लिए लिक्विडिटी अच्छे से अवेलेबल थी और सारे जो लार्ज एनबीएफसीज हैं, बड़े एनबीएफसी है, उनके लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये छोटे एनबीएफसी के लिए बहुत अच्छा कदम है और इससे एक सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होता है कि बाजार में लिक्विडिटी की कोई क्राइसिस नहीं है, अब हम ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे यहाँ पर, एक और जिसकी वजह से हमने एनबीएफसी स्टॉक्स में काफ़ी हद तक जोश भी देखा है, जो हाल ही में रिस्क वेटेज में कमी की गई है। वहाँ पर एक व्यू और फंडिंग्स अगर हम समझना चाहें बैंकों से आगे चलकर पूरा रोड मैप इस राहत के बाद कितना आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक उम्दा कदम। जैसा मैंने कहा कि ये उम्दा कदम है और सारे एनबीएफसीज के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब जो लिक्विडिटी ज्यादा अवेलेबल रहेगी और ऐसे ही लिक्विडिटी लगातार अगर उपलब्ध हो तो कॉस्ट ऑफ फंड में भी कमी आएगी। मैं सिर्फ चोलामंडलम के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए लिक्विडिटी पहले भी प्रॉब्लम नहीं था और अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे रिपो का रेट कट हुआ है और उसके बाद अगर एमसीएलआर रेट कट भी होता है तो फिर उसमें और एक एडवांटेज मिलेगा हम लोगों को और हमारे को अच्छे कॉस्ट ऑफ फंड में फिर लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी। रविंद्र साहब, अब क्योंकि इतने सारे सर्विसेज आप देते हैं, एसएमई लोन, सिक्योर बिजनेस पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी आप लोन जैसी कुछ सर्विसेज आपकी है, ओवरऑल डिमांड सिनेरियो अक्रॉस सेगमेंट्स मुझे अगर समझना हो तो क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कहाँ डिमांड बड़ी है, आगे बढ़ेगी, कहाँ सबड्यूड है और आगे भी सबड्यूड रह सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अफोर्डेबल हाउसिंग का हमारा जो एसेट ग्रोथ है वो 30% के ऊपर रहा है इस साल दौरान और आने वाले दिनों में भी एसेट ग्रोथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हीकल फाइनेंस में जो ग्रोथ है, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे, वो 20 से 22% के आसपास है। और व्हीकल फाइनेंस में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कमर्शियल व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो और ट्रैक्टर या टू व्हीलर हो, इसमें थोड़ा-सा डिमांड में कमी आई है इस साल में। बट अभी जो क्वार्टर 4 चालू हुआ है, जनवरी महीने में हमने देखा कि उसमें इम्प्रूवमेंट है, फरवरी में फिर से ड्रॉप आया है। तो थोड़ा-सा अप एंड डाउन दिख रहा है व्हीकल फाइनेंस में। बट एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छा होने के कारण और जो जहाँ पर हम लोग काम करते हैं रूरल मार्केट में स्पेशली, आप देखेंगे हमारे 80% ब्रांचेस जो है वो ग्रामीण अंचल में है। तो उसके कारण हमको थोड़ा फायदा मिलता नज़र आ रहा है। और अगर खरीफ के बाद अगर रबी का फसल भी अच्छा हुआ, तो व्हीकल फाइनेंस भी फर्दर डिसबर्समेंट बढ़ेगा। एचसीवी सेगमेंट में सर क्या हो रहा है? किसी भी तरह का स्लो डाउन, और अगर इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है तो कब तक करेंगे आप इसमें? कब तक योजना है आपकी, और इसको आगे बढ़ाने को लेकर आपकी क्या रणनीति? देखिए, हेवी कमर्शियल व्हीकल जो का जो वन पार्ट है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हाईवे के ऊपर। तो जो
हाल फिलहाल के जो डाटा दिखाते हैं जीडीपी के, वो दिखाते हैं कि पहले हाफ में बिकॉज़ ऑफ द इलेक्शन और जो हीट वेव आया और उसके बाद जो है एक्सटेंडेड रेन हुए, उसके कारण ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी नीचे हो गई और जिसके कारण हेवी कमर्शियल व्हीकल का डिमांड और उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ना थोड़ा-सा उसमें असर पड़ा है। तो अब धीरे-धीरे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बाकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, जैसा जनवरी-फरवरी का आप डेटा देखते हैं, तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग। तो आने वाले दिनों में ये इम्प्रूव तो होगा, लेकिन हेवी कमर्शियल व्हीकल के इम्प्रूवमेंट के पहले लाइट कमर्शियल और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा संभावना है। सर ओवरऑल अगर हम ग्रॉस एनपीए में देखें तो थोड़ी सी बढ़त आती हुई दिखाई दी है, बट ये बताइएगा कि ट्रेंड अगर अपसाइड में है तो कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप प्रेशर सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और जो शायद एक कारण हो सकता है इस फिगर के पीछे? नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि लाइट्स एंड स्मॉल पहले ठीक हो रहा है, उसका कारण है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ वापस पटरी में आ रही है। 2 साल पहले तक माने 2 साल पिछले साल और उसके पहले एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होने के कारण इन सब गाड़ियों में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इम्पैक्ट आया और जिसके कारण इनकी डेलिंक्वेंसी बढ़ी। अब धीरे-धीरे नवंबर ऑनवर्ड्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। क्वार्टर 4 में वैसे भी डेलिंक्वेंसी कम हो जाती है, फिर क्वार्टर 1 में बढ़ेगी, पर वहाँ से फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में जब रबी की फसल आ जाएगी और अगला मानसून भी अच्छा होने की संभावना है, तो ऑटोमेटिकली व्हीकल फाइनेंस का जो ओवरऑल डेलिंक्वेंसी है, वो कम हो जाएगा एंड वो हो रहा है इसके कारण क्योंकि हम लोग ज़्यादा जो रूरल मार्केट में काम करते हैं, हमारी जो डिपेंडेंसी है, वो छोटे कस्टमरों के ऊपर ज़्यादा है और उनका इम्प्रूवमेंट दिखने लगा है। जहाँ तक बात है जो कंपनियाँ हेवी कमर्शियल व्हीकल में ज़्यादा काम करती है, जो कि हमने नहीं किया अभी तक, उनके लिए थोड़ा-सा वक़्त लगेगा डेलिंक्वेंसी को कम करने के लिए। एक आखिरी सवाल लेंगे, आपका आउटलुक निम्स पर क्या होने वाला है और कंपनी कितना बेनिफिट करेगी ओवरऑल, अगर आप मुझे क्वांटिफाई करके बता सके रेट कट को लेकर तो? देखिए, अभी हम क्वार्टर 3 में करीब 7.1% नीम के आसपास है और करीब-करीब 3.2 के आसपास जो है आरओए है। ये दिसंबर वाईटीडी का परफॉर्मेंस है। तो जहाँ तक बात है मैं चाहूँगा कि कंज़र्वेटिवली हम निम को होल्ड करें और क्रेडिट कॉस्ट को कम करें। अ, हमारी पूरी मंशा रहेगी कि हम निम को भी इम्प्रूव करेंगे। जो हमने मार्जिनल बुक यील्ड को बढ़ाया है व्हीकल फाइनेंस को धीरे-धीरे ट्रांसफर हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि आप कंज़र्वेटिवली अभी निम को उसी लेवल पे लें और जब रेट कट का जो एमसीएलआर पे प्रभाव दिखेगा बैंकों की तरफ से तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट भी क्वार्टर 1 से आना आना चालू होगा। शुक्रिया, समय दिया आपने हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब दिए। फटाफट अजीत मिश्रा से हम जुड़ेंगे और बताइएगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेके जो बातचीत आपने सुनी है, कमेंट्री जो आपने सुनी है और आने वाली तिमाहियों में जैसे कुछ सुधार के इन्होंने रीज़न सामने रखे हैं, कितना आप इनसे सहमत हैं और रणनीति के लिहाज से क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल कविता, देखिए जिस तरीके से मैनेजमेंट बता रही थी और वो कहीं न कहीं प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिटी एनबीएफसीज़ हैं, उनको कुछ खास बीच में जो चैलेंजेस हुए रिलेटेड टू एनबीएफसी, उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ अब वो अब दोबारा से रिकवरी पाथ पे भी हैं और यही स्टॉक प्राइसेज़ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। चोला फाइनेंस की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज़ के काफ़ी नज़दीक आ चुका है और अभी भी मार्केट में जब भी आप गिरावट का दौर देखते हैं तो ये एक रेंज में चला जाता है, जो कि एक अच्छा साइन है। इट मीन्स कि इट्स इन अ स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे आप फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं, तो 1400 की रेंज के पास अगर आपको मिलता है तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 1300 की स्टॉप लॉस के साथ और एक पोजिशनल टारगेट आप 1600, जो कि एक नया रिकॉर्ड हाई हो सकता है, उस तक के लिए